अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्क्वायर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन की और उसके फैक्टर्स मॉडिफाइंग जो ड्रग एक्शन है उसके बारे में। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी कीजिए ताकि जो भी फार्मेसी से रिलेटेड लोग हैं उनको फ़ायदा हो सके। आइए टॉपिक्स कवर करते हैं। तो हमें पढ़ना है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन जो कि फार्माकोडायनेमिक के अंतर्गत आता है। पहले फार्माकोडायनेमिक को देख लेते हैं कि होता क्या है। जैसा कि हम स्टार्टिंग बता चुके हैं कि फार्माकोलॉजी को की जो ब्रांच है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक होता है। फार्माकोकाइनेटिक को हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। फार्माकोडायनेमिक जो नेक्स्ट उसकी ब्रांच है, इसमें हम ड्रग के इफ़ेक्ट की स्टडी करते हैं। डिफिनीशन देख लें। फार्माकोडायनेमिक इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग इफ़ेक्ट्स। इट्स इंक्लूड फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम, सबसेलुलर, माइक्रोमॉलिक्यूलर लेवल। तो ड्रग के इफ़ेक्ट की स्टडी करते हैं। ड्रग की फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल इफ़ेक्ट को भी हम देखते हैं और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी देखते हैं। किस पर? ऑर्गन सिस्टम, सब सेलुलर लेवल या माइक्रो मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं। फार्माकोडायनेमिक जो वर्ड आया है वो आपके ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक के दो वर्ड से फार्माकॉन जिसका मतलब होता है ड्रग, वहीं पर डायनेमिक्स मतलब होता है पावर। तो ड्रग की पावर की स्टडी की जाती है, ड्रग के इफ़ेक्ट्स की स्टडी की जाती है। अब देखते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। तो जनरली दवा ली जाती है बीमारी को ठीक करने के लिए। तो फार्माकोडायनेमिक में यही हमें पढ़ना होता है कि दवा कैसे उस बीमारी को ट्रीट कर रही है, कहाँ पे जाके वो इफ़ेक्ट कर रही है, किस सेल पे, किस रिसेप्टर्स पे, कहाँ पे जाके वो बाइंड होती है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो ड्रग एक्सेप्ट दोज जीन बेस्ड डू नॉट इम्पार्ट न्यू फंक्शन टू एनी सिस्टम, ऑर्गन और सेल्स, दे ओनली अल्टर द पेस ऑफ ऑन गोइंग एक्टिविटी। तो ड्रग जो जीन बेस्ड ड्रग के अलावा जो अदर ड्रगें होती हैं, जीन बेस्ड जो ड्रगें होती हैं वो आपके जेनेटिक में चेंजेस लाती हैं, अदर ड्रग है वो आपके जीन में चेंज नहीं लाएंगे। तो मतलब वो कोई न्यू फंक्शन क्रिएट नहीं करती है, बट जो आपके बॉडी का फंक्शनिंग होती है उसके फंक्शन को या एक्सीलरेट करेगी या उसको रिड्यूस करेगी। ड्रग का मेन यही काम होता है। तो उसको ड्रग को एक्शन को ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो देखते हुए चलते हैं हम लोग। पहला है थ्रो रिसेप्टर्स। तो जब आप भी कोई ड्रग लेते हो, बॉडी में दवा पहुँचती है तो वो कहीं ना कहीं जाके बाइंड होती है और फिर अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो जिस पे वो बाइंड हो रही है वो आपका क्या कहलाता है? रिसेप्टर। तो रिसेप्टर आपका एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके सेल के मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट होते हैं और सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह पे। तो ड्रग वहाँ पे जाके बाइंड होती है और बाइंड होने के बाद अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे आपका सल्ब्यूटामॉल है जो कि एंटी अस्थमेटिक ड्रग है। अस्थमा वाले पेशेंट जो दमा रोगी होते हैं उनको दी जाती है। वो इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स में जो बीटा 2 रिसेप्टर मौजूद होते हैं वहाँ पे सल्ब्यूटामॉल जाके बाइंड हो जाती है और वो आपके ब्रोंकियोल्स वगैरह को डायलेट करने का काम करती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फंक्शन को क्या कर रहा है, मतलब जो अस्थमेटिक पेशेंट थे उनका ब्रोंकियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा था, उसकी वजह से उनको सांस लेने में समस्या हो रही थी। तो सल्ब्यूटामॉल क्या काम कर रहा है कि उसके ब्रोंकियोल को डायलेट कर दे रहा है, जिसकी वजह से वो फिर आसानी से सांस ले पाते हैं। ऐसे ही और भी ड्रगें हो जाएगी, जैसे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की अगर हम बात कर लें तो जो अगर एलर्जिक रिएक्शन कॉज हो रही है तो आपके रिसेप्टर कुछ मौजूद होते हैं, हिस्टामिक रिसेप्टर H1, H2, H3 ऐसे करके रिसेप्टर्स होते हैं। तो H1 रिसेप्टर पे हिस्टामिन बाइंड होने की वजह से आपको एलर्जी वगैरह कॉज हो सकती है। तो एंटी एलर्जिक ड्रग जब देते हैं, जैसे आपके बहुत कॉमन ड्रगें चलती हैं, सेट्रिजीन वगैरह सुना होगा आप लोगों ने। तो सेट्रिजीन क्या है, H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाती है और हिस्टामिन को बाइंड होने नहीं देती है और उसकी वजह से आपके एलर्जिक रिएक्शन क्या होते हैं,
रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही आपके H2 ब्लॉकर ड्रगें होती हैं, जैसे आपके एसिड सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो HCl के सिक्रीशन को रिड्यूस करने में आप बहुत कॉमन ड्रगें लेते हो, जैसे रेनिटिडीन है, रेंटेक के नाम से बहुत ज़्यादा चलती है। तो रेनिटिडीन है, सिमेटिडीन है, ये क्या काम करते हैं, H2 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से HCl का सिक्रीशन इनिबिट हो जाता है। तो ये तो कुछ रिसेप्टर बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे हम इस पर वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए समझिए रिसेप्टर मैक्रोमोलिक्यूल जिस पे आपकी ड्रग जाके बाइंड होती है और फिर एक्शन प्रोड्यूस करती है। दूसरा पॉइंट है थ्रो पम्प्स। तो जो मोड ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, पहला हमने देखा कि रिसेप्टर के थ्रू वो एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, दूसरा अब ये पंप पे जाके बाइंड होगी। पंप एग्जांपल है, जैसे कोई चीज़ वो इफ्लक्स या इनफ्लक्स कर रही हो, किसी के माध्यम से मूवमेंट हो रहा हो किसी चीज़ का, वो पंप कहलाता है। अब यहाँ पे बात कर लें हम, अगर हम गैस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपके प्रोटॉन पंप मौजूद होते हैं, जो कि आपके पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन को मूव करने का काम करते हैं। तो आपको अगर एसिडिटी होती है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, मोस्टली आपके पेंटोप्रोजोल, पैन 40 के नाम से आता है, ओमिप्रोजोल, ये सारी ड्रगें हैं। तो ये ड्रगें क्या काम करती हैं कि आपके प्रोटॉन पंप को इनिबिट कर देती हैं, वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएंगी और उसके फंक्शन को रिड्यूस कर देंगी, मतलब प्रोटॉन पंप का जो फंक्शन था उसको हाल्ट कर देंगी। उसकी वजह से एसिड का सिक्रीशन खुद ब खुद रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पंप का देख लिया। तीसरा पॉइंट देख लें हम, थ्रो आयन चैनल्स। अब कुछ आयंस का जो मूवमेंट होता है वो आपके आयन चैनल के माध्यम से, सेल के मेम्ब्रेन पे पोर प्रेजेंट होते हैं, वो चैनल होते हैं, उसके माध्यम से आपके आयंस का मूवमेंट होता है। आयंस सेल के बाहर से सेल के अंदर आते हैं और सेल के अंदर से सेल के बाहर जाते हैं उस चैनल के माध्यम से। बहुत से चैनल्स हैं, जैसे कि आपके कैल्शियम चैनल्स हो गए, पोटेशियम चैनल हो गए, सोडियम चैनल्स हो गए, क्लोराइड आयन चैनल्स हो गए। तो डिफरेंट टाइप की चैनल्स मौजूद होते हैं, उसके माध्यम से आपके आयंस का मूवमेंट होता है सेल के अंदर और सेल के बाहर, मतलब इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देख लें तो सिंपल सा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की अगर हम बात कर लें तो ब्लड प्रेशर वगैरह में ये दवा दी जाती है, एम्लोडिपिन, एम्लोकाइंड वगैरह के नाम से भी आती है मार्केट में। एम्लोडिपिन है, डिल्टियाजिम है। ये ड्रग क्या काम करती है, उस चैनल को ब्लॉक कर दी है, सर्टेन टाइप ऑफ चैनल, जैसे यहाँ पे कैल्शियम चैनल को ये ब्लॉक कर रही है, और ये दी जाती है आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में, ये दवा दी जाती है। ऐसी आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लें हम, थ्रो एंजाइम्स, कि कुछ ड्रगें आपकी हैं एंजाइम को एक्सीलरेट कर देती हैं, मतलब वो उसको एक्टिव करने का काम करती हैं, और कुछ ड्रगें होती हैं जो एंजाइम को इनिबिट करने का काम करती हैं, और जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शंस नहीं हो पाती हैं। एक सिंपल सा उदाहरण ले लें, जब हमें कोई इन्फ्लामेशन हो रहा होता है तो हम या फिर हमें पेन हो रहा होता है, पेन का परसेप्शन ज़्यादा हो रहा होता है, तो उस केस में हम ड्रग लेते हैं जो कि पेन किलर कहलाती है, या एनाल्जेसिक, अगर मेडिकल टर्म में हम बात कर लें तो एनाल्जेसिक ड्रग होती है। तो वो ड्रग क्या काम करती है, आपके पेन को रिड्यूस करती है। वो कैसे करती है, एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे, डाइक्लोफिनेक आपने खाया होगा, पेन किलर होती है, डाइक्लोफिनेक है, निबुसलाइड है, एसिक्लोफिनेक है, जब मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो ये ड्रगें जब हम लेते हैं अपने पेन को रिड्यूस करने के लिए, तो ये एक सर्टेन टाइप के एंजाइम को इनिबिट करता है, जिसे कहते हैं कॉक्स, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम ही आगे रिएक्शन करता है और कुछ टाइप के आपके केमिकल्स को सिक्रीट करता है, या फॉर्मेशन में इसका अहम योगदान होता है। तो इस एंजाइम को ही इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर वो हमारे पेन का परसेप्शन हो या टेम्परेचर का एलिवेशन हो, जिसकी वजह से वो रिड्यूस हो जाता है और हमें पेन के परसेप्शन का ऐसा, मतलब पेन का परसेप्शन नहीं होता। आगे नेक्स्ट 5वां पॉइंट देख लेते हैं कि कुछ ड्रगें होती हैं जो अपने फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। अभी तक हमने देखा कि ड्रग आपके चैनल के माध्यम पे वर्क कर रही थी, आपके पम्प्स पे एक्ट कर रही थी, आपके रिसेप्टर पे एक्ट कर रही थी, एंजाइम पे एक्ट कर रही थी। अगला जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जनरल जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे फिज़िकल मास, कि कुछ ड्रगें होती हैं हम फिज़िकली जब उसको लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो वो जाके एक बल्क का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पे एग्जांपल में दिया है बल्क लग्जेटिव हो जाता है, और इसबगोल उसको क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो आपके स्टूल होते हैं वो सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी कॉन्स्टिपेशन में भी ये दिया जाता है, तो ये उसके अपोजिट भी वर्क करता है।
दूसरा पॉइंट फिजिकल फॉर्म ओपेसिटी। तो फिजिकली ड्रग क्या है, तो पेट्रोलियम जेली, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गया तो पेट्रोलियम जेली दिया जाता है, जिसकी वजह से स्टूल आसानी से पास हो जाता है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज। यूवी रेज को भी एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ टाइप की ड्रग दी जाती है। यहाँ पे जैसे पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, तो यूवी रेज को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ऐसी एड्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी, मतलब ड्रग अपने ऊपर चीज़ों का एब्जॉर्ब कर लेती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे एक्टिवेटेड चारकोल है, अगर कोई बंदा पॉइजन इनगल्फ कर लिया है तो एक्टिवेटेड चारकोल उसको दे दिया जाता है, तो पेट स्टोमक में जाके वो जितने भी पॉइजन चीज़ें हैं वो उसके ऊपर आके चारकोल के ऊपर आके अडेयर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और उसकी वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँचेंगे और पॉइजन का जो इफ़ेक्ट था वो रिड्यूस होने लगता है। नेक्स्ट है ऑस्मेटिक एक्टिविटी। तो कुछ ड्रगें हैं ऑस्मेटिक एक्टिविटी शो करती हैं, उसमें मैनिटॉल है, मैग्नीशियम सल्फेट है। तो मैनिटॉल जैसे एग्जाम्पल तौर पे पेशेंट को एडिमा वगैरह हो गया तो मैनिटॉल दिया जाता है, और ये आपके यूरिन के फॉर्मेशन को भी बढ़ाने का काम करता है। ऐसी ड्रग है आपकी रेडियो एक्टिव कैटेगरी की, जैसे आयोडीन है 131 आयोडीन, ये रेडियो एक्टिविटी रखती है। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। तो कुछ ड्रगें होती हैं जो हमारे स्टोमक में जो HCl मौजूद होते हैं उसको न्यूट्रल करने का काम करता है, क्योंकि HCl हमारा एसिडिक इन नेचर होता है, और ज़्यादा एसिडिटी हो जाने की वजह से हमारे पेट में क्या बोलता है, अल्सर कॉज हो सकता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए एंटासिड दिया जाता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। तो वो क्या काम करते हैं, आपके एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं, और जिसकी वजह से एसिड का इफ़ेक्ट हमारे स्टोमक में रिड्यूस हो जाता है। उसकी वजह से जो अल्सर कॉज होने वाला होता था वो भी रिड्यूस हो जाता है। ऐसे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ड्रग की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये थे जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग के एक्शन को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे बॉडी साइज़, पेशेंट की बॉडी साइज़ क्या है, पतला है, मोटा है, ज़्यादा ओबेज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ड्रग का इफ़ेक्ट वेरी कर सकता है। तो इसीलिए बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है, ताकि जितनी नीड हो पेशेंट को उतनी ड्रग उसकी बॉडी में पहुंच सके। दूसरा पॉइंट, एज, पेडियाट्रिक या गैरियाट्रिक पेशेंट की अगर हम बात कर लें, बच्चे या बूढ़े, तो इनके कुछ ऑर्गन प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहे होते हैं जिस हिसाब से एडल्ट के वर्क करते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि ड्रग के एक्शन को घटा सकता है, बढ़ा सकता है। ऐसी सेक्स है, मेल या फीमेल है, तो इसके अकॉर्डिंग भी ड्रग का एक्शन घट या बढ़ सकता है। स्पीसीज़ और रेसेस की बात कर लें या जेनेटिक की बात कर लें, तो जेनेसिस में भी आपकी जेनेटिक में भी चेंजेस हो जाने की वजह से भी ड्रग का एक्शन घट या बढ़ सकता है। किस रूट से ड्रग दी जा रही है, ये भी अफेक्ट करता है मोड ऑफ एक्शन को। ऐसी है प्रेगनेंसी केस में या लैक्टेशन केस में भी। फिजियोलॉजिकल स्टेट की अगर हम बात कर लें, तो पेशेंट को अगर GIT डिजीज़ है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ है, या कंजेस्टेड हार्ट डिजीज़ है, उसको थायराइड डिजीज़ है, किडनी या लीवर, तो ये भी आपके एक्शन को, एग्जांपल के तौर पे अगर हम देख लें कि अगर किडनी पेशेंट है, उसकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो एक एडल्ट को जो डोज प्रिस्क्राइब की जाती है किडनी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दी जाएगी, तो उसकी बॉडी से, चूँकि एडल्ट की बॉडी से ड्रग आसानी से एलिमिनेट हो सकती है, क्योंकि उसकी किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, तो यूरिन के माध्यम से वो एलिमिनेट हो जाती है। बट जो किडनी पेशेंट होते हैं उनकी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, तो ड्रग बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टे कर सकती है, और उससे उसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी कॉज हो सकता है। ऐसी लीवर डिजीज़ अगर पेशेंट को है, तो आप मेटाबॉलिज्म में इफ़ेक्ट करेगा, ड्रग मेटाबोलाइज प्रॉपर वे में नहीं होगी और ज़्यादा मेटाबोलाइज हो जाएगी। दोनों फैक्टर यहाँ पे दोनों इफ़ेक्ट कर सकता है। ऐसे ही अगर वो गैस्ट्रिक डिजीज़ का शिकार है, तो इजीली ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगी तो आपके सिस्टम में सर्कुलेशन नहीं पहुँचेगी और एक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो यहाँ पे ड्रग का इफ़ेक्ट जो है वो रिड्यूस हो सकता है। ऐसी डाइट और इन्वायरमेंट, चूँकि ड्रग इंट्रैक्शन भी होता है ड्रग फूड इंट्रैक्शन पे, एक साथ 2 दवाएं ली जाए उसका भी इंट्रैक्शन हो सकता है, अब वो चाहे उसके एक्शन को बढ़ा दे या घटा दे। और कुछ ड्रगें होती हैं अगर फूड के साथ ली जाती हैं तो उसका भी इफ़ेक्ट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है या बढ़ जाता है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे आपके टेट्रासाइक्लिन, अगर इसको मिल्क के साथ लिया जाए तो ये चिलेशन फॉर्म कर लेता है, ईज़िली क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है।
और इसकी वजह से उसका एक्शन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे जो ड्रग के एक्शन को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसमें आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, एंजाइम इंडक्शन है, एंजाइम इनिबिशन है, ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे।